मैं पिछले वाला फिर से पूरा नहीं पढ़ूंगी, इन शॉर्ट में सिर्फ डेफिनेशन रिकॉल कर रही हूँ। इफ एनीबडी जो कल लेक्चर में नहीं था, अगर उसको लगता है कि थोड़ा सा रिकॉल करना है तो मुझे मैसेज करो। मैं फास्ट में विद इन 5 मिनट्स में मैं रिकॉल करूंगी। किसी को लगता है रिकॉल करना है? रिप्लाई फास्ट। ठीक है, फिर आज हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। Digital forensic is a series of steps to uncover and analysis electronic data through scientific method. ये सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जहाँ से हम अनकवर करते हैं और एनालिसिस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा को बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स। देयर आर सम प्रोबेबल प्रोसीजर्स आर देयर, टूल्स आर देयर। तो ये कहाँ पे यूज होते हैं? डिजिटल फॉरेंसिक। डिजिटल फॉरेंसिक मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बोला था कि जहाँ पे कोई क्राइम हो रहा है और जहाँ पे जो एविडेंस है वो डिजिटल एविडेंस है, मतलब कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, सीडी, डीवीडी या टैबलेट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा एविडेंस। इसको कहा जाएगा एविडेंस। ओके, तो ये जो एविडेंस है, तो डिजिटल the major goal of the process is to duplicate the original data and preserve original evidence, and then performing the series of investigation by collecting, identifying, validating digital information for the purpose of restructuring past event। ये मैंने आपको 2-3 बार रिकॉल किया था, फिर से बोल रही हूँ कि मेजर गोल क्या है इसका, कि जो ओरिजिनल डेटा होता है जहाँ से हमें पता चलता है कि ये एविडेंस है, ये प्रूफ है, तो उस ओरिजिनल डेटा को एज इट इज रखते हैं, उसका बिट बाय बिट एक सेकेंड डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, और उस कॉपी से हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं और एग्जामाइन करते हैं। ये देखो, उसके रूल्स में मैंने कल बताया था। एन एग्जामिनेशन शुड नेवर बी एन एग्जामिनेशन शुड नेवर बी परफॉर्म ऑन द ओरिजिनल डेटा। ओरिजिनल डेटा के ऊपर कभी भी एग्जामिनेशन नहीं होता है। कॉपी इज मेड, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फॉरेंसिकली स्टेरिलाइज डेटा, मतलब जहाँ पे किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, मॉडिफाई नहीं किया, ऐसे उसका एक कॉपी बनाया जाता है एज इट इज। न्यू मीडिया क्रिएट किया जाता है, डुप्लीकेट कॉपी। और जब वो डुप्लीकेट कॉपी होता है तो वहाँ पे द कॉपी ऑफ एविडेंस, वहाँ पे बिट बाय बिट जो भी आपको मिल रहा है ओरिजिनल डेटा, हार्ड डिस्क मिला तो हार्ड डिस्क का एज इट इज बिट बाय बिट सारा डेटा वहाँ पे कॉपी किया जाता है। And after that, the computer and the data on it must be protected during the acquisition of the media to ensure that the data is not modified। और उसके बाद इंश्योर किया जाता है कि अभी ये डेटा मॉडिफाइड नहीं होगा, प्रोटेक्टेड रखते हैं उसको। एंड देन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड, जहाँ पे एक एक्सपर्ट की मदद लेके वहां से चेक किया जाता है कि ये वाला जो एविडेंस है यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि नहीं, उसने क्राइम किया है कि नहीं, तो उसको एग्जामाइन किया जाता है। क्राइम इन द सेंस दैट मैंने आपको बताया था, डिजिटल क्राइम मतलब कॉपीराइट करना, किसी के अकाउंट को हैक करना, अनऑथराइज लॉगिन करना। ये जो कंप्यूटराइज जो क्राइम्स है उसको उसमें जो एविडेंस रहते हैं वो कंप्यूटराइज ही होते हैं, तो उसको एग्जामाइन करना पड़ता है प्रॉपरली। उसके लॉग फाइल चेक करते हैं, टाइम चेक करते हैं, कौन से टाइम पे लॉगिन किया था, लॉग हिस्ट्री वगैरह सब चेक किया जाता है। द चेन ऑफ ऑल द कस्टडी ऑफ ऑल एविडेंस मस्ट बी क्लियरली मेंटेन। और ये सारे एक कस्टडी में रखे जाते हैं, ओरिजिनल प्रूफ एंड मीडिया वगैरह जो मिले। और जितने टाइम पे कुछ कोई उसको लॉगिन या फिर एक्सपर्ट उसको एग्जामाइन करने जाता है तो उसका ऑडिट मतलब एक एंट्री मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला मैंने लास्ट लेक्चर भी एक्सप्लेन किया था। तो अभी आप लोगों को, जिन लोगों ने लेक्चर नहीं अटेंड किया होगा, उनको डिजिटल फॉरेंसिक क्या होता है वो समझ में आया होगा। तो digital forensic is the investigation is a special type of investigation where the scientific procedure and technique used
will be allowed to view the result digital evidence to be admissible in court of law. और जो एविडेंस अलाउ है कोर्ट ऑफ लॉ में, डैमेज तो नहीं चलेंगे ना मॉडिफाइड चलेंगे, या ब्रोकन एविडेंस वहाँ पे चल कोर्ट ऑफ लॉ में अलाउड नहीं है। तो प्रॉपरली प्रोसीजर्स और टेक्निक अप्लाई करने के बाद जो ओरिजिनल रिजल्ट मिला है एग्जामिनेशन के बाद, जो एनालिसिस रिपोर्ट मिला है, वो प्रेजेंट करना पड़ता है कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर ये मॉडल ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक एक्सप्लेन किया था। तो डिजिटल मॉडल ऑफ फॉरेंसिक का फर्स्ट मॉडल ये है। फर्स्ट मॉडल है रोड मैप फॉर डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च, RMDFR। रोड मैप फॉर डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक। यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे की जो प्रोसेस है। हेलो, यस मैम आपने स्क्रीन नहीं शेयर की है। शेयर, ओके वेट अ मिनट। अरे जल्दी बोलना था ना। बाकी वाला समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ मैम, आपने रिवाइज से किया था सिर्फ। सो ठीक है, अभी विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, तो मैं अभी मॉडल्स रिकॉल करने जा रही हूँ। मॉडल्स के पहले मैंने गोल्स और रूल्स एक्सप्लेन किया, और डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का, उसको इन शॉर्ट DFI भी बोला जाता है। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द मॉडल ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक, and first model is the roadmap for digital forensic research, already discussed in previous lecture, but one more time I am just recall. First step is the identification. This roadmap is designed by the Palmar Design. यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप्स आता है वो है आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, कलेक्शन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे जो हो रहा है वो आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले इंसिडेंट क्या हुआ था वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसका टाइप क्या है, कौन से टाइप का है, मतलब एक्चुअल क्या थेफ्ट हुआ है, बुक का कॉपीराइट किया है, या फिर लॉगिन में मतलब जो भी क्राइम है, उस इंसिडेंट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्राइम या फिर थेफ्ट या फिर जो भी हुआ है उसको पहले डिटरमाइन करते हैं कि क्या क्या उसमें आएगा। जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तब पता चलता है कि सपोज बुक का कोई कॉपीराइट किया है तो उसके एविडेंस कहाँ पे मिलेंगे, हार्ड डिस्क में मिलेंगे, माय डॉक्यूमेंट्स में मिलेंगे, लॉग फाइल मिलेंगी, या फिर कुछ प्रिंट आउट्स मिलेंगे। तो ये वाले जो रहते हैं ना, ये उसके उसको आप बोल सकते हो कि आइडेंटिफाई करना कि किस में उसके एविडेंस मिलने वाले हैं। देन प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन स्टेज करस्पॉन्ड टू फ्रीजिंग द क्राइम सीन। और एक बार अगर हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया तो उस वाले जो सिचुएशन जहाँ पे वो लास्ट सिचुएशन में, मतलब जैसे हमें पता चला कि यहाँ से ये क्राइम या थेफ्ट हो चुका है, तो एक बार वो मिलने के बाद जहाँ से आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया वहीं पे हमें फ्रीज करना है। मतलब फ्रीज का मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई हाथ नहीं लगाएगा, ना मॉडिफाई करेगा, ना डैमेज करेगा, ना उसे एक जगह से दूसरी जगह पे हिला पाएगा। तो उसको उस पूरे प्रोसेस को फ्रीज करना। Then collection stage consists of finding and collecting digital information that may be relevant to the investigation. तो collection stage में क्या करते हैं, finding and collecting digital information। तो यहाँ पे डिजिटल इंफॉर्मेशन को फाइंड करना और कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं फिर। अभी डिजिटल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, जो कंप्यूटर पे स्टोर्ड है, या फिर डिजिटल इंफॉर्मेशन कोई इक्विपमेंट है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, CD है, DVD है, USB पेन ड्राइव है, जहाँ से भी मिलेगा वहां से डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करना है। कलेक्शन में भी इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर फ्रॉम द क्राइम सीन। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया कि कॉपी करना, प्रिंट आउट वगैरह जो भी मिल रहा है सर्वर के लॉगिन फाइल्स, वो सारा चेक करेंगे, कलेक्शन करेंगे, लॉग फाइल्स, रजिस्ट्री एंड ऑल। उसके बाद उसका एक्चुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। एग्जामिनेशन में मैंने आपको बोला था
कि एग्जामिनेशन स्टेप में एक्चुअल सिस्टमेटिक प्रोसीजर अप्लाई करके क्रॉस चेक किया जाता है कि ये जो एविडेंस मिले है, लॉग फाइल मिला है या फिर कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में कुछ डेटा मिला है, वर्ड के डॉक्यूमेंट्स मिले, ये एक्चुअल सच में क्रिएटेड है या कॉपीराइट है या उसको एडिटेड है, मॉडिफाइड है, उसको क्रॉस चेक किया जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअल एग्जामिनेशन होने के बाद एनालिसिस किया जाता है, कंक्लूजन निकाला जाता है, या तो वो जो भी एविडेंस मिले यहाँ पे थेफ्ट या फिर चोरी उन्होंने किया है, कॉपीराइट किया है, यस और नो, ऐसे कुछ तो भी आपको एनालिसिस कंक्लूजन मिलेगा। और लास्ट में जो भी कंक्लूजन मिला उस रिपोर्ट को हमें सबमिट करता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो रिपोर्टिंग मतलब हैंड रिटन जो सॉरी राइटिंग जो रिपोर्ट रहेगा एग्जामिनेशन या पूरे प्रोसेस के ऊपर, वो लिखा जाएगा और क्या क्या एविडेंस मिले वो सब के साथ हमें रिपोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। इसमें कोई डाउट है? फर्स्ट मॉडल एक्सप्लेन किया, फर्स्ट मॉडल एक्सप्लेन किया मैंने, नाउ मैं सेकंड मॉडल एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेकंड एक्सप्लेन करूँ फिर? यस मैम। देन सेकंड वन इज द एब्स्ट्रैक्ट डिजिटल फॉरेंसिक मॉडल, उसको एडीएफएम कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट में देखो नियर अबाउट अगर आप ये डायग्राम देखोगे ना तो सेम सेम ही है, लेकिन अगर जो अलग अलग रिसर्चर उसमें डिजिटल फॉरेंसिक में वन कर रहे थे ना, तो उन्होंने उनका डायग्राम बनाते सिर्फ उसको और ज्यादा स्टेप्स डाल दिए, ऐसे आप बोल सकते हो। एक्चुअली प्रोसेस सभी में नियर अबाउट सेम ही होगा, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें स्टेप्स और ऐड कर दिए। रेत एंड कैर इन्होंने एक प्रपोज मॉडल किया था एब्स्ट्रैक्ट डिजिटल फॉरेंसिक मॉडल का, जहाँ पे प्रिपरेशन, अप्रोच स्ट्रेटेजी, प्रिजर्वेशन, कलेक्शन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। इस डायग्राम में डिफरेंस ये है कि एनालिसिस जो है वो बात बात एग्जामिनर को फीडबैक दिए जा रहे हैं। तो ये जो फीडबैक है ना, ये चेक करते जाता है कि जो रिपोर्ट आया है कंक्लूजन का, वो कंक्लूड अगर नहीं कर पा रहा है, इनकम्प्लीट अगर इन्फॉर्मेशन है तो कंक्लूजन नहीं कर पाते, तो बार बार एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा जब तक हम फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे तब तक। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। इट रिकॉग्नाइज एन इंसिडेंट फ्रॉम द इंडिकेटर एंड डिटरमाइन इट्स टाइप। अगेन इंसिडेंट को रिकॉग्नाइज करना है कि क्या हुआ था, उसके इंडिकेटर्स क्या है, कौन से टाइप का है, कहाँ पे मिलेगा डेटा, ये पहले आइडेंटिफाई करना। देन प्रिपरेशन करना। अभी प्रिपरेशन करना का मतलब क्या है कि जब हम एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमें कोई टूल्स लगेंगे, टेक्निक्स लगेंगे, डेटा को वहां से निकालने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, सर्च वारंट लगेगा वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए, मॉनिटरिंग, ऑथराइजेशन, मैनेजमेंट सपोर्ट एंड ऑल, ये सारा प्रिपरेशन रहेगा। विदाउट सर्च वारंट कोई हाथ नहीं लगाने देगा। टूल्स और टेक्निक होने चाहिए उस डेटा को या फिर हार्ड डिस्क को बाहर निकालने का। एक एक्सपर्ट टेक्निकल सपोर्ट है, ऑथराइज पर्सन होना चाहिए जिसको हैंडल करते आना चाहिए वो। ठीक है, तो ये हमने प्रिपरेशन, बेसिक प्रिपरेशन रेडी करने के बाद फिर अप्रोच करना पड़ेगा। अप्रोच स्ट्रेटजी में क्या है, फॉर्मुलेटिंग प्रोसीजर एंड अप्रोच टू यूज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द कलेक्शन ऑफ अनअटेन एविडेंस while minimizing the impact on the to the victim। तो यहाँ पे अप्रोच जब करेंगे तो हम प्रोसीजर और अप्रोचेस जो है वो ऐसा रहेगा कि एविडेंस में कोई चेंजेस ना हो और इसका इम्पैक्ट जो है वो विक्टिम पे ज्यादा ना हो, मतलब जब तक हम प्रूव नहीं करेंगे क्राइम को तब तक वो विक्टिम रहेगा। देन प्रिजर्वेशन, इट इन्वॉल्व द आइसोलेशन, सिक्योरिंग, प्रिजर्विंग द स्टेट ऑफ अ फिजिकल एंड डिजिटल एविडेंस। उसके बाद जो भी मिला है उसको आइसोलेट करना, मतलब अलग से रखना, सिक्योर करके रखना, प्रिजर्व करके रखना, जिसे फ्रीजिंग बोलते हैं। देन कलेक्शन, एक बार फ्रीज कर दिया तो वहां से डेटा गैदर करना स्टार्ट करना, उसको कलेक्शन कहते हैं। दिस इज टू रिकॉर्ड द फिजिकल सीन्स एंड डुप्लीकेट डिजिटल एविडेंस। जहाँ पे पहले मैंने आपको बोला है कि कलेक्शन में हमेशा हम क्या करते हैं, ओरिजिनल डेटा को ओरिजिनल डेटा को एज इट इज रखते हैं, ओरिजिनल मीडिया को, और उसका जो डुप्लीकेट डेटा है उसकी एक सेकेंड कॉपी बनाते हैं डुप्लीकेट डेटा, और वहां से डेटा हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं बिट बाय बिट सारा। ठीक है, देन एग्जामिनेशन, एक बार डेटा कलेक्ट होने के बाद सिस्टमेटिक प्रोसीजर अप्लाई करके एविडेंस को एग्जामाइन किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है एक्सपर्ट की हेल्प लेके कि वेदर द मतलब यहाँ पे एक्चुअल यही से हुआ है, इसी पीसी से हुआ है,
इसी से लॉगिन किया गया है, ये सभी चेकिंग करने के लिए फिर एग्जामाइन किया जाएगा। एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस में हम मैंने बोला था कि आप कंक्लूजन पार्ट में आते हो कि यस और नो में, या तो इसी पीसी से हुआ है, इसी से लॉगिन किया है, इसी से चेंजेस हो गए, या फिर नो होगा आंसर। और जो भी आंसर आया उसको एक्सप्लेनेशन करना है, आपको प्रेजेंट करना है। और वो पूरा कंप्लीट होने के बाद जो एविडेंस जिसका जहां से लिया था उस प्रॉपर्टी ओनर को रिटर्न करना है। तो ये था आपका सेकेंड नंबर का मॉडल। नाउ द थर्ड, इंटीग्रेटेड डिजिटल एविडेंस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, उसको आईडीआईपी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड। It is same like as a DFPM along with 5 group and 17 pages proposed by Carrier and Saffold। अभी इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें स्टेप्स बढ़ाते जाते हैं, अलग अलग जो इन्वेस्टिगेटर है वो अलग अलग स्टेप्स बढ़ाते जाते हैं, उसको अलग अलग पेजेस में और ग्रुप में उसको सेपरेट आउट करते जाते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, रेडीनेस, डिप्लॉयमेंट, फिजिकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड रिव्यू। अभी इसमें देखो शॉर्ट में किया है, थोड़ा सा इंटीग्रेट कर दिया है उसमें। अभी किस तरह से रहेगा, readiness phase, the goal of this phase is to ensure that the operation and the infrastructure are able to fully support an investigation. It includes two phases, operation and infrastructure readiness। तो रेडीनेस मतलब अभी क्या है, पहले ग्रुप बनाए 5 और 5 ग्रुप के अंदर 17 अलग अलग फेजेस ऐड कर दिए इस ग्रुप में। रेडीनेस का मतलब है रेडी करना। तो रेडी में क्या करेंगे, ऑपरेशन का रेडीनेस, जहाँ पे एक्चुअल हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का रेडीनेस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रेडी रखना है। और ऑपरेशन मतलब क्या क्या करने वाले हो वो सारा हमें रेडी करके रखना है। रेडी जैसे सर्च वारंट, एक्सपर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट सपोर्ट, टूल्स, टेक्निक, प्रोसीजर्स, ये सारा रेडी रखना। देन डिप्लॉयमेंट फेज में क्या है, द पर्पज इज टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर एन इंसिडेंट टू बी डिटेक्टेड एंड कंफर्म। इसके बाद डिप्लॉयमेंट फेज में कंफर्म करना है कि सच में ये जो इंसिडेंट हुआ था वो डिटेक्ट और कंफर्म करने के लिए 2 फेजेस है, डिटेक्शन एंड। देखो यहाँ तक तो हमने क्या किया था, सिर्फ रेडी किया था। डिप्लॉयमेंट फेज में उसको क्रॉस चेक किया कि सच में इसी जगह से इंसिडेंट हुआ था कि नहीं। अगर होगा तो ही हम उसको कंफर्म करके आगे वाले लीगल प्रोसेस को आगे हैंड ओवर करेंगे, मतलब सर्च वारंट वगैरह उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ। ठीक है। उसके बाद फिजिकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन फेज, ये देखो फिजिकल क्राइम है और डिजिटल क्राइम इन्वेस्टिगेशन फेज है। तो फिजिकल क्राइम में क्या करते थे, the goal of this phase is to collect and analyze the physical evidence and reconstruct the action that took place during the incident। यहाँ पे सारा कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है फिजिकल एविडेंस, मतलब फिजिकल मतलब जो भी हमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं उसको देखा जाता है कि सच में थे या नहीं थे। तो फिजिकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट और एनालिसिस करते समय सबसे पहले प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व मतलब फ्रीज किया जाता है सभी एविडेंस को, कोई भी हाथ ना लगा सकेंगे ना मॉडिफाई कर सकेंगे, प्रिजर्व किया जाता है। फिर सर्वे किया जाता है, दिस रिक्वायर एन इन्वेस्टिगेटर टू वॉक थ्रू द फिजिकल क्राइम सीन एंड आइडेंटिफाई द पीसेस ऑफ फिजिकल एविडेंस। फिर पूरा सर्वे करके उसमें वॉक थ्रू मतलब सभी डिटेल्स को चेक किया जाता है फिर से। देन डॉक्यूमेंटेशन लिखा जाता है, जिसमें फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, स्केचेस, वीडियोज, जो भी है, जो फिजिकल एविडेंस मिल रहे हैं वो सभी कैप्चर किया जाता है एक जगह पे। सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, एंड सर्च एंड कलेक्शन। और लास्ट में क्या किया जाता है कि इन डेप्थ सर्च और कलेक्शन सीन कंप्लीट होने के बाद जो भी रिसोर्सेस या एविडेंस मिल रहे हैं ना वो सारे अभी कलेक्ट किए जाएंगे फिर। और रिकंस्ट्रक्शन फेज में विच इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग द रिजल्ट, अभी ये कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या हुआ था।
क्राइम इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, फिजिकली चेक करना सारा। तो डिलीवरी का कॉल था, वापस कॉल लगाओ, ये लगा के नंबर खत्म के भाई हम लोग जीत गए, डिलीवरी का कॉल था, विजिटर तो पार कर ली उनको फिर से लगा कॉल लगा। कंस्ट्रक्शन फेज में क्या हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन फेज में क्या हो रहा है कि रिजल्ट गैदर करके उसको प्रेजेंट करते हैं। तो फिजिकल एविडेंस का मतलब क्या है कि जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं वो सारे कलेक्ट करना, गैदर करना, फ्रीज करना, रिकवर करना, ये सारा। एंड डिजिटल क्राइम इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, द गोल इज टू कलेक्ट एनालाइज दैट डिजिटल एविडेंस दैट वाज ऑब्टेन फ्रॉम द फिजिकल इन्वेस्टिगेशन फेज। अभी यहाँ पे डिजिटल क्या क्या मिल रहा है, तो सेम वही करना है उसमें भी। पहले प्रिजर्व करना है, फ्रीज करना है, सर्वे करना है। सर्वे मतलब क्या करना कि सेम क्या क्या हुआ होगा, कैसे होगा, वो सेम पूरा प्रोसेस रिकॉल करना है, देखना है, इन्वेस्टिगेट करना है। फिर डॉक्यूमेंटेशन में क्या कर रहा है कि जितने भी हमें मिल रहे हैं उसके रिलेटेड वो सारे कलेक्ट करके सर्च करना और उसको कलेक्ट करते जाना। जो डिलीटेड फाइल है, हिडन फाइल है, स्वैप फाइल है, करप्टेड फाइल है, लॉग फाइल से, वो सारे जितने भी कंप्यूटराइज मिलेंगे वो सारे कलेक्ट करते जाना। फिर सारा कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, उसका एक प्रेजेंटेशन रिपोर्ट बनाना है। तो पहले क्या कर रहे हैं इसमें, दो वे में, मतलब फिजिकली जो मिलेगा वो भी कलेक्ट करना है और आफ्टर दैट जो डिजिटल मिलेंगे वो भी कलेक्ट करना है। एंड लास्ट में क्या हो रहा है फिर, रिव्यू फेज। This entail a review of the whole investigation and identifies area of improvement. The IDIP model does well at illustrating the forensic and also conforms to the cyber terrorism capabilities, which require a digital investigation to address issues of data protection, data acquisition, extraction. ओके, तो रिव्यू फेज में क्या होगा, होल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसका ये उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है क्या, वो चेक किया जाएगा। जहाँ से वो साइबर टेररिज्म कैपेबिलिटी वो प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा एक्विजिशन, मतलब ये सारे जो रिव्यू फेज में कंप्लीट किया जाएगा। अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसमें क्या कर रहे हैं, अगेन फीडबैक, मतलब फिर से एग्जामाइन किए जाते हैं फिजिकल एंड डिजिटल जो प्रूफ मिले उनको, और लास्ट में उनको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये था, ये इसमें डिटेल में किया गया है थोड़ा सा। इसमें देखो ये वाला जो आईडी आईपी वाला जो मॉडल था ये बाकी से थोड़ा अच्छा था कंपेयर टू अदर। और उसके बाद नेक्स्ट है एंड टू एंड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। एंड टू एंड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को EEDIP कहा जाता है। दिस मॉडल इज प्रपोज बाय स्टीफनसन। यहाँ पे भी 6 मेजर फ्रेमवर्क बनाए गए थे। अभी कौन से फ्रेमवर्क थे, आइडेंटिफिकेशन फेज था, आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ इंसिडेंट। सबसे पहले नेचर ऑफ इंसिडेंट क्या हुआ वो आइडेंटिफाई करना, देन उसको प्रिजर्व करना, मतलब फ्रीज करके रखना सभी जो भी मिला वो, टिल डेट, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है पूरा प्रोसेस तब तक। देन कलेक्शन फेज, पूरा प्रोसेस मतलब कोर्ट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तब तक। Collection phase include documentation of physical scene and replication of the digital evidence using approval standard procedure and examination में क्या होता है, फिर कलेक्ट करने के बाद एग्जामाइन किया जाता है कंक्लूजन के लिए। मतलब एक्सपर्ट की हेल्प लेके वो क्रॉस चेक किया जाता है कि सच में ऐसे हुआ था कि नहीं, सारे एविडेंस को क्रॉस चेक करते हैं। एंड लास्ट में हम क्या करते हैं, उसका रिव्यू एनालिसिस करते हैं जहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला जाता है और प्रेजेंटेशन में एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये एंड टू एंड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का ये डायग्राम है, सेम है डायग्राम। अभी ये पहला वाला जो था ना, फर्स्ट वाला, उसके जैसे ही, आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, कलेक्शन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। देर इज नो फीडबैक बिटवीन एनालिसिस एंड एग्जामिनेशन। एक बार एग्जामिनेशन हो गया तो एनालिसिस, तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब इनकम्प्लीट रिपोर्ट के बेसिस पे एनालिसिस हो सकता है। अभी नेक्स्ट है एक्सटेंडेड मॉडल ऑफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, EMCI। अभी तक जितने मैंने मॉडल एक्सप्लेन किए उसमें कोई डाउट है? ऑल ऑफ
सभी को पूछ रही हूँ मैं, समझ में आ गया क्या? कितने एक्सप्लेन किए मैंने मॉडल, वो समझ में आया क्या? तो एक्सटेंडेड मॉडल में क्या हो रहा है फिर? ये थोड़ा सा प्रपोज मॉडल है। मॉडल यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, SOCRDUN के, ये प्रपोज मॉडल है। यहाँ पे फेजेस क्या क्या है? सबसे पहले SMCI फॉलोज वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल याद आ रहा है आपको? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ एग्जामाइन, हाइपोथेसिस, प्रेजेंट, प्रूव, डिफेंड। तो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जैसे वाटरफॉल मॉडल के जैसे है। सबसे पहले अवेयरनेस इज द फेज ड्यूरिंग विच द इन्वेस्टिगेटर आर इन्फॉर्म दैट द क्राइम हैज टेकन प्लेस। द क्राइम इज रिपोर्टेड टू सम अथॉरिटी। सबसे पहले क्राइम हुआ है ऐसे रिपोर्ट करना पड़ता है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम फिर ट्रिगर किया जाता है सच अवेयरनेस के लिए। ओके, देन ऑथराइजेशन इज द स्टेज वेयर द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज बीन आइडेंटिफाइड and the unplanned authorization may be required to proceed, and the authorization is obtained internally or externally. Then planning is impacted by information from which outside the organization that will affect the investigation. प्लान करना, इंटरनल फैक्टर्स आर द ऑर्गेनाइजिंग पॉलिसी प्रोसीजर्स, क्या क्या होंगे, प्लान करना किस तरह से करना है वो। ये देखो, ये डायग्राम, डायग्राम से समझ में आएगा। सबसे पहले अवेयरनेस, फिर ऑथराइजेशन। अवेयरनेस मतलब पहले ये कंफर्म करना कि यहाँ पे क्राइम हुआ है, ऑथराइजेशन को कंफर्म करके उसके ऑथराइज पर्सन को वो कंफर्म करके इंफॉर्मेशन देना। फिर प्लानिंग, प्लान बनाना कि किस तरह से करना है। नोटिफाई करना, फिर नोटिफाई करने के बाद क्या मतलब सामने वाले पर्सन को बताना कि अभी इस तरह से हुआ था तो हमें सर्चिंग करना पड़ेगा। तो सर्च फॉर आइडेंटिफाई एविडेंस, यहाँ पे एविडेंस को गैदर करना फिर स्टार्ट होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, जैसे एविडेंस मिलते जाएंगे उनको कलेक्ट करते जाना है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एविडेंस, और वो सारे कलेक्ट करते जाना है, एक एक जगह पे स्टोर करते जाना है। ये जैसे सर्च करेंगे तो उन एविडेंस को हमें स्टोर करते जाना है। फिर स्टोर करने के बाद क्या करेंगे, एग्जामाइन करेंगे। हाइपोथेसिस को सेट करके रखे होंगे आपने। हाइपोथेसिस मतलब कि ऐसे हुआ होगा वैसे होगा। हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट मतलब हमने कुछ एक रूल्स बना के रखे, जैसे कि ऐसे हुआ होगा। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी हाइपोथेसिस का मीनिंग आपको एक्सप्लेन किया था। तो उस हाइपोथेसिस के कुछ हाइपोथेसिस प्रूव होंगे या फिर कुछ हाइपोथेसिस प्रूव नहीं होंगे, तो वो प्रेजेंट करना ट्रू और फॉल्स कैसे है। यही से थेफ्ट हुआ था, यही से लॉगिन किया था, ये सारे हाइपोथेसिस है। अभी यही से हुआ था कि आंसर यस भी हो सकता है नो भी हो सकता है, तो उसका प्रूफ और डिफेंस दोनों साइड आपको कलेक्ट करना है। और लास्ट में उस इंफॉर्मेशन को डिसमिनेशन का मतलब क्या है, प्रेजेंट करना है, लिखना है, राइटिंग में रखना है। तो ये है एक्सटेंडेड मॉडल ऑफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। And this one is the next. You have digital forensic process मॉडल। यूएमएल मॉडल, आपको यूएमएल डायग्राम पता है, यूनिफाइड मॉडलिंग डायग्राम लैंग्वेज में। तो कोहेन एंड एलोफ ओलिवर प्रपोज किया है ये। इसमें सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते, एग्जामाइन करते, एनालिसिस करते और रिपोर्ट करते। एविडेंस को रिपोर्ट करते समय एविडेंस को भी हैंड ओवर करते हैं और लास्ट में आ जाता है। तो ये डेटा फ्लो जो आपका यूएमएल डायग्राम बनाते हैं ना, स्टार्ट नोड टू एंड नोड, तो वैसे ही आप स्टार्ट नोड है, एंड नोड है, कलेक्ट किया है, एग्जामाइन किया है, एनालिसिस किया है और रिपोर्ट किया है। तो ये डायग्राम प्रिपेयर किया था एक। जितने ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे उतने अलग अलग उनका डायग्राम बनेगा। सेम है, कलेक्ट करना मतलब सेम सभी। देखो, अगर आप हर डायग्राम को देखोगे ना तो नियर अबाउट सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हुआ है, फिर प्रिजर्वेशन हुआ है, कलेक्शन हुआ है, एग्जामाइन हुआ है और रिपोर्ट राइटिंग हुआ है।
फिर यही स्टेप्स है जो थोड़ा सा अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड्स लिख के मेंशन किया गया। तो सेम वही है, यहाँ पे भी स्टार्ट नोड और एंड नोड ऐड करके क्रिमिनल एक्टिविटीज को स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक प्रोसेस को फ्लो किया है। तो यहाँ तक थे आपके सारे मॉडल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किसी को कोई प्रॉब्लम था मॉडल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में? इन्वेस्टिगेशन मॉडल में कोई प्रॉब्लम है? तो अभी लास्ट पॉइंट बाकी इस चैप्टर का जो है इश्यूज, इथिकल इश्यूज इन डिजिटल फॉरेंसिक। इथिक्स क्या होते हैं? इथिक्स किसी को पता है इथिक्स वर्ड? इथिक्स क्या होते हैं? इथिक्स मतलब प्रॉपरली रूल्स होते हैं, जो इथिक्स फॉलो होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस। Ethical issues in digital forensic. Ethics in digital forensic field can be defined as a set of moral principles that regulate the use of computer. जैसे एक प्री डिफाइन कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, कॉलेज में हमारे रूल्स होते हैं ना, आई कार्ड पहन के आना है, यूनिफॉर्म पहन के आना है एंड ऑल। तो सेम वे डिजिटल फॉरेंसिक करते समय सेट ऑफ कुछ मॉरल प्रिंसिपल सेट करके रखे जिनको फॉलो करना पड़ता है। इथिकल डिसीजन मेकिंग इन डिजिटल फॉरेंसिक वर्क comprise of one or more of the following: honesty toward the investigation, prudence means carefully handling the digital evidence, compliance with the law and professional norms। ये तीन इंपॉर्टेंट है कि हॉनेस्ट, ऑनेस्टी का मतलब क्या है कि कोई भी बीच में गलत रिपोर्ट सबमिट ना करे। होता है ना कभी कभी पैसे लेके चेंज कर देते हो, तो वहाँ पे ऑनेस्टी नहीं आता है। तो ऐसा नहीं करना है, ऑनेस्टी मेंटेन रखना है। जो रिपोर्ट दिया है वो ओरिजिनल और करेक्ट होना चाहिए विदाउट मॉडिफिकेशन। तो प्रूडेंस, प्रूडेंस मीन्स केयरफुली जो भी एविडेंस मिल रहे उनको केयरफुली हैंडल करना है। केयरफुली जब हैंडल करेंगे तो उसका मतलब वो डैमेज नहीं होगा, वो करप्ट नहीं होगा या फिर कोई उसको चेंज नहीं करेगा। एंड जो भी लॉ के कंपाइलेंस में आता है उस लॉ को, नॉर्म्स को, प्रोफेशनल नॉर्म्स को फॉलो करना है। जनरल इथिकल नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर ने क्या क्या नॉर्म्स फॉलो करना चाहिए? टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड ह्यूमन बीइंग, टू अवॉइड हार्म टू अदर्स, टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, टू बी फेयर एंड टेक एक्शन, नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, टू ऑनर property rights including copyrights and patents, to give proper credit to intellectual property, to respect the privacy of others, टू ऑनर कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये इन्वेस्टिगेटर ने कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, किसी को बीच में कुछ भी लीक नहीं करना है जब तक उसका पूरा कंप्लीट नहीं होता है प्रोसेस। सोसाइटी को हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको ऑनेस्टी रखना चाहिए, ट्रस्टवर्दी रहना चाहिए, कोई दूसरों को हार्म ना हो, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो भी हमारे उनका भी सिक्योरिटी मेंटेन करना, ये इन्वेस्टिगेटर का काम रहता है। एंड अनइथिकल नॉर्म्स क्या होते हैं? इन्वेस्टिगेटर शुड नॉट, क्या नहीं करना चाहिए? अपहोल्ड एनी रिलेवेंट एविडेंस, कोई भी एविडेंस अपने साथ नहीं रखना है। डिक्लेयर एनी कॉन्फिडेंशियल मैटर्स और नॉलेज, डिक्लेयर नहीं करना है, पब्लिश नहीं करना है या किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है। एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन गिल्ट, कोई गिल्ट अगर होगा, विक्टिम होगा, तो उसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, इनोसेंट था, अच्छा था, अच्छी पार्टी थी, अच्छा था, बुरा था, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना है अपने ओपिनियन को। एंगेज और इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ अनइथिकल और लीगल कंडक्ट, किसी भी अनइथिकल या लीगल इलीगल कंडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना है। मतलब जैसे ट्रस्टवर्दी में बोला कि पैसे लेके या फिर किसी डिवाइस को डैमेज करना है, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। डिलिबरेटली और नोइंगली अंडरटेक एन असाइनमेंट बियॉन्ड हिम और हर कैपेबिलिटी। और डिलिबरेटली मतलब जो भी दिया है वो पूरे दिल से, पूरे दिमाग से, सारे टेक्निक्स अप्लाई करके करेक्ट कंक्लूजन निकले, इस तरह से उसको सॉल्व करना है। डिस्टॉर्ट और फॉल्सफाई एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड क्रेडेंशियल्स, गलत इंफॉर्मेशन, नॉलेज और ट्रेनिंग किसी को भी नहीं देना है। डिस्प्ले बायस और प्रिज्यूस इन फाइंडिंग और ऑब्जर्वेशन, कुछ भी फाइंडिंग्स के बीच में बायस मतलब गलत नहीं बताना है, जो मिला है वो ऑब्जर्वेशन जो ओरिजिनल है वही बताना है।
और ऑथराइजेशन कंडक्ट एग्जामिनेशन जो है वो ओवर एक्सीड नहीं करना है, उसका टाइम जो पीरियड दिया है ना उसी टाइम में उसको कंप्लीट करना है। तो ये इन्वेस्टिगेटर के इथिकल नॉर्म से, इथिकल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो मैंने आज आपको चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लेन किया विथ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, डेफिनेशन एक्सप्लेन किए, रूल्स एक्सप्लेन किए, उसके मॉडल्स एक्सप्लेन किए, एंड इथिकल इश्यूज व्हाट आर द इन्वेस्टिगेटर ने क्या क्या फॉलो करना चाहिए वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए। तो जिन लोगों को डाउट, यस, रूल्स रूल्स मैंने पहले ही 6 रूल्स बताए थे, आप लेट ज्वाइन हुए लेक्चर को। 6 रूल्स है उसके। ओरिजिनल डेटा जो रहता है उस ओरिजिनल डेटा के ऊपर सारे एग्जामिनेशन नहीं करना है, उसका डुप्लीकेट कॉपी करके बिट बाय बिट, दीज आर द यूज। ओरिजिनल डेटा जो है उसके ऊपर एग्जामिनेशन नहीं करना है, उसका कॉपी बनाना है। कॉपी के बाद उसमें बिट बाय बिट जो भी ओरिजिनल डेटा मिल रहा है वो कॉपी करना है। सेकेंड, जो डुप्लीकेट कॉपी उसके ऊपर ही एग्जामिनेशन करना है, उसको प्रोटेक्टेड करके रखना है, उसका डेटा मॉडिफाइड नहीं होने देना है, उसी के ऊपर एग्जामिनेशन करना है। और कोई भी मॉडिफिकेशन ना करे एविडेंस को, वो चेक करना है एग्जामिनेशन टाइम पे। और सारे रूल्स एक कस्टडी में रखना है कि जहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट लॉग इन करके जब चेक करने जाएगा तो उसका एक ऑडिट मेंटेन करना है, फाइल कितने टाइम पे आया, कितने टाइम पे लॉग आउट हुआ, ये सारे रूल्स है। क्लियर यश? यस मैम। मैम वो आपने पूछा